हेलो, वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे केडी पाठशाला पे। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार सभी जुड़ जाओ। जो भी मेरा प्यारा साथी है यूपी बोर्ड से अपनी चाहे हिंदी मीडियम के लिए हो चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए, वो तैयारी कर रहा है बेहतरीन तरीके से। ये क्लासेस मस्त एकदम गजब रहने वाली है। मैं कृष्ण दत्त आपके लिए लेके आया हूँ ट्यूशन क्लासेस। यूपी बोर्ड 12th क्लास मीडियम रहने वाला है हमारा इंग्लिश और हिंदी, यानी कि आपको बाद में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। और विशेष बात, आज क्लास 2 है। इससे पहले एक क्लास पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, और आप उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। रोज क्लास को ले और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिकों पे आज बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे भैया, ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है, यानी कि क्लास सेकंड है हमारी। क्लास सेकंड है। और इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, यानी कि वैद्युत बल के बारे में। फिर एक महत्वपूर्ण लॉ के बारे में देखें, कूलाम लॉ, कूलाम के नियम के बारे में। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र। और फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टी, एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के, वैद्युत बल क्षेत्र, या वैद्युत बल क्षेत्र, या वैद्युत बल रेखाएं कह दो, तथा इनके प्यारे प्यारे से गुण पढ़ेंगे हम। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। अगर टाइम मिला तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आपकी ये क्लास बड़ी लाजवाब रहने वाली है। ठीक है। एक बार ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, एक बार नोट भी कर लेंगे आप सभी, और इन टॉपिकों के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भैया, तो ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है यहाँ से। तो इन टॉपिकों को एक बार डिस्कस कर लेंगे भैया। ठीक है जी। तो सबसे पहले वन बाय वन इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में देखते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड कूलॉम्स का जो लॉ आया था इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लिया होगा आई होप सभी ने। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। इसे बोलते हैं वैद्युत बल। देखो भाई, अगर मैं आपसे ये कह लगूं भैया कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है। ठीक है जी। चाहे ये प्लस का क्यों हो और चाहे ये माइनस का क्यों हो, इसी प्रकार से चाहे ये प्लस का क्यों हो, चाहे ये वाला भी प्लस का क्यों हो, चाहे ये वाला भी माइनस का क्यों हो, चाहे ये वाला भी माइनस का क्यों हो, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, एक बार आप ये बताएंगे मुझे कि जैसा आपको ये प्लस का क्यों दिखाई दे रहा है, यानी कि प्लस का चार्ज, और ये कैसा दिखाई दे रहा है, माइनस का चार्ज। तो एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रेपल करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आप कहोगे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, तो भैया अट्रैक्शन को दिखाएंगे। क्या दिखाओगे? अट्रैक्शन को दिखाएंगे।
अट्रैक्शन को दिखाएंगे, आकर्षण को दिखाएंगे। अब ये वाले दोनों अलग अलग मतलब एक जैसे हैं, तो कैसे दिखाऊंगे, रेपल्सन को दिखाऊंगे, यानी कि प्रतिकर्षण को दिखाएंगे। क्लियर है ये वाली बात? बहुत बढ़िया। दूसरा देखो, ये वाला भी आपको रेपल्सन दिखाऊंगे, और इसी प्रकार से मान लो माइनस का क्यू ले लेता मैं यहाँ पे, माइनस का क्यू, और दूसरे वाला कैसे लेता, प्लस का क्यू लेता। जब भी आपका यहाँ पे क्या होता, अट्रैक्शन होता। यानी कि एक बात तो स्पष्ट है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो पास में तो आएंगे, ये एक दूसरे को रेपल करेंगे तो दूर हटेंगे। ये दोनों कैसे नेगेटिव नेगेटिव है, रेपल्सन करेंगे तो दूर हटेंगे। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, पास आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, चाहे अट्रैक्शन होगा चाहे रेपल्सन होगा, एक फोर्स तो जरूर लग रहा होगा। ये बात पक्की है या ना है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये बात पक्की है या नहीं है कि भैया चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रेपल्सन हो, एक फोर्स तो डेफिनेटली लगने ही लगना है। ठीक है जी, ये वाली बात हमें क्लियर होगी। तो चाहे अट्रैक्शन हो, चाहे अट्रैक्शन हो या फिर रेपल्सन हो, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, एक फोर्स जरूर लगेगा, ये बात डेफिनेटली। एक बल जरूर लगेगा, जैसे या तो पास में लेकर आएगा दूर हटाएगा। इसी फोर्स को बोल लेंगे भैया इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी फोर्स को बोल लेंगे भैया इलेक्ट्रिक फोर्स। जल्दी से बताओ कमेंट करके, समझ में आया या नहीं आया? यानी कि कोई भी चीज चाहे अपोजिट चार्ज वाली हो चाहे सिमिलर चार्ज वाली हो, चाहे वो अट्रैक्शन करे चाहे रेपल्सन करे या आकर्षण करे या प्रतिकर्षण करे, क्या जरूर करेगी, उनके बीच में क्या ऐसी कॉमन चीज होगी, तो वो ऐसी कॉमन चीज होगी भैया फोर्स। तो उस फोर्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। आई होप ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को रिलेटेड मान लो कोई भी चीज कोई भी फोर्स आता है, तो कोई ना कोई साइंटिस्ट तो इसमें अपना योगदान देता ही है, और कोई ना कोई साइंटिस्ट अपना योगदान देगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे सबसे पहले पहल करी 1785 में कुलाम्स ने। अब कुलाम्स ने अपना एक नया नियम दिया। वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी से सभी। सभी एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स क्लियर हो गया सभी को, एक बार थंब कर दो भाई सभी जल्दी जल्दी। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड जो हमारा दूसरा नियम था, मतलब दूसरा कंसेप्ट चलेगा या नियम कह दो उसे, वो कुलाम का नियम था भैया। तो समझ में आएगा कुलाम लोग कहाँ से आया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आया। तो यहाँ पे सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग लिखेंगे कुलाम्स लो, यानी कि कुलाम का नियम। कुलाम का नियम, ठीक है जी। अब कुलाम का नियम जब हमारा चलेगा, उसने क्या बताया था कुलाम के नियम ने, थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बात पे सभी। मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एक चार्ज है, इसे मैंने कह दिया Q1 चार्ज, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वाला एक चार्ज है हमारे पास, इसे कह दिया मैंने Q2, चाहे ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनके बीच की क्या होनी चाहिए, एक डिस्टेंस जरूर होनी चाहिए। इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया R है भैया। जैसे आपने एक नियम पढ़ा होगा बहुत प्यारा सा, न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। F इजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये लॉ आ जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ इस लॉ के जैसे ही एक कॉपी गुलाम ने भी बता दी भैया, उसने क्या काम करा कि भैया फोर्स तो इन दोनों के बीच में भी लगेगा, लेकिन फोर्स किस प्रकार से लगेगा। मान लो ये दो चार्ज हैं, इनका जो प्रोडक्ट रहेगा, जो प्रोडक्ट रहेगा उसकी वैल्यू आओगी, प्रोडक्ट की जो वैल्यू आओगी वो प्रोपोर्शनल करेगी इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स पे, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे वो रेपल्सन फोर्स हो। मेरी बात क्लियर होगी? यानी कि जितना ज्यादा इन Q1 Q2 की मल्टीप्लाई होगी आपस में, उतना ही ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि F जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, Q1 और Q2 की मल्टीप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, एक आमतौर पे ही आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। सपोज करो मेरे पास में दो छोटी छोटी चुंबक है,
और दो छोटे छोटे चुंबक को मैं पास में मतलब अट्रैक्ट करेंगे या वे फिर रैपल करेंगे। तो और एक फोर्स तो वो देख लिया आपने, महसूस करा, दो दो चुंबक को मान लो एक, ऐसा मान के चलो 10 ग्राम की 10 ग्राम की। लेकिन वही अगर मैं आपको कह दूं 1 किलोग्राम की इधर ले लो, 1 किलोग्राम की इधर ले लो, तो भैया फोर्स की तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ ही जानी है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप इन चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, फोर्स की वैल्यू भी डेफिनेटली बढ़ती जा रही है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर ये चार्ज की वैल्यू कम होगी तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, इन चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू भी कैसी होगी, हमारी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात समझ में आई कि F प्रोपोर्शनल करेगा Q1 Q2 पे। अच्छा एक बात और, दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कलाम भाई साहब ने, कि F जो होता है 1/r² होता है, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इसका क्या मतलब है मुख्य तौर पे, तो कहने का मतलब ये है, मान लो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान लो सपोज करो दो मैग्नेट है, आप उनकी डिस्टेंस अगर घटाओगे, डिस्टेंस अगर घटाओगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो मैग्नेट के अट्रैक्शन की या रेपल्सन करने की पावर अपने आप एक घटती चली जाओगी। तो ठीक इसी प्रकार से चार्ज को आप दूर रख दो, एक को 1 बीघे में रख दो, एक को 2 बीघे में रख दो, तो भैया डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाने से फोर्स तो अपने आप ही कम हो जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट चुंबक में भी करके आए हो, मैग्नेट में भी करके आए हो। तो ठीक इसी प्रकार से एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² का फॉर्मेट दिखा हुआ है यहाँ से। तो उन उन सब ने मतलब इसे इक्वेशन नंबर पहली कह दी और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दी। तो जैसे ही उन्होंने इन दोनों इक्वेशन को मिलाया तो Q1 Q2/r² बनी। और जैसे ये प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाते हो तो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म्स कंपनी की आ जाती है, जिसे हम K1 कह देते हैं, K मतलब। और कुछ ये इस तरीके से आपको एक रिजल्ट मिलता है, इसे ही एक्चुअल में बोलते हैं कूलॉम लॉ। अब दूसरी बात यह है कि भैया ये जो K है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी K की वैल्यू होती है 1/4πε0। क्लियर ये वाली बात। जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखोगे आप, F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्लियर ये वाली बात। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया है, एक्चुअल में इसे कूलॉम्स लॉ कह दो या इसे कूलॉम्स लॉ कह दो, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहने वाली। अब सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि ये एप्सल नोट यहाँ पर क्या है, वेयर एप्सल नोट, जल्दी से बताओ कमेंट करके। एप्सल नोट क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में निर्वात की, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ये निर्वात जहां से ये नोट लगा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वैक्यूम है वहां पे, वैद्युतशीलता। अब इंग्लिश में बताने वाला हूं मैं इसको, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब सारा खेल इसी एप्सल नोट के ऊपर हमारा आने वाला है। अगर मान लो ये एप्सल नोट जो होता, ये अगर एप्सल होता तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसी भी मीडियम की हो जाती, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाती यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता। जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार यहाँ तक की कहानी को नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी। अच्छा यहाँ से एक कहानी और बताता हूँ, बड़ी लाजवाब सी, बड़ी गजब सी, कि ये हमारा, देखो हम 12th क्लास में जब एक विशेष, ये कड़वा सच बताने जा रहा हूँ मैं, मान लो हम 10th क्लास में होते हैं और हमें किसी बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो कभी कभार टीचर ये बोल देते हैं कि आप 9th क्लास में इस चीज़ को पढ़ के आए हो। तो बच्चा घबराहट की वजह से 10th में उस चीज़ को नहीं पूछ पाता, फिर वो प्रॉब्लम उसकी बनी रही। फिर वो 11th क्लास में जाता है तो 11th क्लास में कोई टीचर उसे बोल जाता है ये चीज़ तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। अब उसकी 11th वाली प्रॉब्लम, जब वो 12th में गया वहाँ पे प्रॉब्लम बन गई।
तो जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती रहेगी और उस बेचारे को बार बार ये सुनना पड़ेगा, आप इसे पिछली क्लास में करके आए हो, आप इसे वहां पे करके आए हो। तो मैं एक बात आपको यहाँ से बताने वाला हूँ कि भैया ये जो ये होता निर्वात होता है, यानी कि ये जो वैक्यूम होता है, फ्री स्पेस कह दो या वैक्यूम कह दो, वैक्यूम, निर्वात जो, ये एक्चुअल में होता क्या है। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी 50% बच्चे मेरे प्यारे साथी इस चीज़ की असमंजस में है कि ये वैक्यूम नाम की कौन सी चीज़ है जो ऐसा होता है। चलो वैक्यूम का एक पहले मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बता दूं, और वैक्यूम की आप मतलब इस वर्ड की महत्वता समझ जाओगे आप। चलो अगर मैं आपसे कहूं, आप छत पे बैठे हुए 10 मीटर की छत पे, ठीक है जी, आपने 50 किलो का बट्टा लिया, 50 किलो तो जानते होगे आप कितना ज़्यादा वेट होता है, और केवल 1 ग्राम की कॉटन ली जो रुई होती है, और दोनों को सेम हाइट से सेम टाइम पे आपने छोड़ा, तो जल्दी से बताओ कौन सी चीज धरती पे पहले आएगी। तो आपका एकदम आप कहोगे ये तो मोटी सी बात होगी, सीधी सी बात है, 50 किलो का बट्टा पहले धरती पे आ जाएगा। लेकिन ये वाली बात अभी मैंने आपको, अगर यही सेम टू सेम वाली बात मैं अगर ये कहूं कि वैक्यूम में यही एक्सपेरिमेंट दर्शाया जाए, अभी वैक्यूम के बारे में बताने वाला हूँ, कि वैक्यूम के बारे में ये वाली बात दर्शाई जाए कि भैया अगर 50 वैक्यूम में 50 किलो का बट्टा और 1 ग्राम की रुई एक साथ छोड़ी जाए, तो भैया दोनों एक ही टाइम पे आएंगे। तो आप समझ गए होगे कि कितनी बड़ी चीज है वैक्यूम। तो वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम एक तरीके से ऐसा मान के चलो, एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर ना तो कोई एयर होती है, यानी कि वहां पर ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस लगा, ना किसी भी गैस पार्टिकल के या कुछ भी, वहां पर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल खाली है, निर्वात है। तो निर्वात क्रिएट करा जाता है जब किसी भी चीज को हमें एक्सपेरिमेंटली देखना होता है। तो अब ऐसा, अब मैं पहले वाला एग्जांपल का आंसर बताने जा रहा हूं कि भैया पहले वाले में जब आपने देखा था कि धरती पे वो छत पे आप बैठे हुए हो, 50 किलो का बट्टा और 1 ग्राम की रुई आपने छोड़ी, तो डेफिनेटली वेट पहला आया। अब वो जो 1 ग्राम की रुई है वो लेट आई, वो ऐसा क्यों हुआ होगा, पता क्यों हुआ होगा? एक तो ग्रेविटी के कारण हुआ होगा ऐसा, ठीक है, पहली सबसे मोटी सी बात। दूसरी बात कि जब वो आ रही होगी ना, जितने ग्राम की कम हुआ गए, तो एयर रेजिस्टेंस उस पर ज्यादा लग रहा होगा, जिस कारण उसका टाइम डिले हो रहा होगा, और जबकि ज्यादा वेट होने के कारण ग्रेविटी तेजी से उसे खींच रही होगी, और क्या होगा, उस पर इतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा होगा क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, वो तेजी से नीचे आ रहा होगा। जबकि वैक्यूम में ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस है, और ग्रेविटी भी हम नाम मात्र की मान के चलते हैं। अब सोचोगे कि पृथ्वी पे ऐसी ऐसा कैसा हो सकता है कि ग्रेविटी ना हो, लेकिन कुछ ज़्यादातर हद तक केस में ग्रेविटी को नेग्जिबल केस कर लिया जाता है जब एक्सपेरिमेंट स्टडी हमें बहुत अच्छे से करनी होती है। हम नहीं कर सकते लेकिन साइंटिस्ट लोग तो करते ही होंगे। तो ये वाली बात समझ में आ गई हो कि निर्वात एक्चुअल में होगा क्या, कि जहाँ पर ना तो कोई गैस का पार्टिकल हो, कुछ भी ना हो, और ग्रेविटी भी लगभग वहाँ पे शून्य काम करे, वहाँ वैक्यूम होता है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे ये एप्सल नोट कहीं भी ये नोट दिख जाए इस तरीके से, ये क्या करता है, मतलब ये वैक्यूम को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में ही एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। पहले वैसे तो हमारा कूलम्ब्स लॉ चला, अब कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्मेट भी देखेंगे हम, कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशन भी देखने वाले हैं, और कूलम्ब्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को भी हम समझने वाले हैं। तो पहले हम जो इसमें ये जो टर्म्स आई है एप्सल नोट, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। आई होप सभी ने साथ साथ में नोट कर लिया होगा। तो अब जो क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो बनने वाला है, प्यारा सा क्वेश्चन बनने वाला है भैया, फाइंड दी, क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट, डायमेंशन, डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ, एप्सल नोट। एप्सल नोट की वीमा, एप्सल नोट की वीमा, मात्रक, मात्रक तथा तथा मान बताइए, मान बताइए।
यूपी बोर्ड का मैं ये कहने वाला हूँ स्पेशल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में मिले हैं या अलग से मिले, ठीक है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मेरे क्वेश्चन को, ध्यान। वैसे एक बात बताओ आपको, ज्यादातर मैं अगर एक बात समझाऊं अच्छे से, क्या बात, कि भैया लिख तो आप कहीं से भी लोगे, आपको कंसेप्ट उस क्वेश्चन का समझ में आना चाहिए, क्योंकि कॉपी आपके साथ नहीं जाती, आपका दिमाग आपके साथ जाता है, सारी कहानी आपके साथ जाती है। तो पहले हम क्या का काम कर लेते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप में क्या कर लेते हैं, पहले सब वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एप्सल नोट की वैल्यू, इसके बाद हम देखेंगे एप्सल नोट का मान, और फिर इसके बाद डायमेंशन, ठीक है। तो वन बाय वन इसको देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एप्सल नोट का कंसेप्ट देख लेता हूँ कि भैया हम यूनिट कैसे निकाल लेंगे। यूनिट जो स्पेशल टाइप की एमकेएस यूनिट होती है, जिसे हम मात्रक बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे। फॉर्मूला होता है, अभी आप पढ़ के आए हो कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो मेरे प्यारे साथी ना पढ़ रखा 11th क्लास में, मैंने अपने लेक्चर डाल रखे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से, वहाँ पे डायमेंशन आपको अपने चैनल पर अच्छे से सिखा रखी है। क्योंकि डायमेंशन मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे 11th 12th की, डायमेंशन तो आपका पीछा बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है, भूत है वो भूत, ठीक है भाई। एप्सल नोट को यहाँ भेज दो, और 1/4 पाई एफ ऐसा कैसी, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। क्लियर ये वाली बात। तो एप्सल नोट इज इक्वल टू, भैया एक बात बताओ, क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, मैं यहाँ पे एक साइड में लिख देता हूँ इस बात को, ठीक है। क्यू हमारा होता है चार्ज, यानी कि आवेश। क्योंकि मुझे इस प्रकार से पढ़ाना कि आपका 11th क्लास में रिलेशन तो मतलब समझ में आ जावे चीजें। तो क्यू का आवेश होता है, और आवेश का मात्रक होता है, सभी बच्चों को बता दूं मैं, आवेश का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब। क्या होती है, कूलम्ब, यानी कि साइंटिस्ट के तौर पे मैंने आपको पहले ही बताया था ये वाली। और एक फॉर्मूला भी याद रख लियो, अगर क्यू के बारे में एक और कहानी पता लगा, क्यू इजिकल टू आई टी, और आई जो है हमारी एम्पियर की, यानी कि करंट को रिप्रेजेंट करती है। इसे इसकी डायमेंशन लगते वक्त हम ए यूज करा करेंगे, और टी की टाइम को यूज करा करेंगे टी। कोई दिक्कत समस्या, क्यू बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत ना आने वाली। भाई क्यू की वैल्यू ये है, तो Q1 और Q2 की तो सेम यही रहने वाली है। अब आ जाओ एफ। एफ क्या है, यहाँ पे फोर्स है, और फोर्स है यानी कि बल है, और बल की मात्रक यहाँ पे क्या आने रहने वाला है, न्यूटन रहने वाला है, जिसे मैं एन से रिप्रेजेंट करूंगा, कूलम्ब को मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा, और यहाँ न्यूटन को मैं किस से रिप्रेजेंट करूंगा भैया, एन से। बड़ा बेहतरीन। और यहाँ पे जो ये आर है, ये हमारे रेडियस को या बीच की डिस्टेंस को दिखाती है, रेडियस या बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी को। तो कुल मिलाकर दूरी का तो हमारा एल ही होना है, जो मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, एल यानी कि लेंथ की डायमेंशन, और ये हमारी मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे मैं आपको दिखा करूँगा एम से। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रखूंगा, और कांस्टेंट की कोई ना तो डायमेंशन होती, कांस्टेंट तो अपने आप में कांस्टेंट 2 है, तो उसके सामने यदि यूनिट नहीं लगाओगे तो 2 का मतलब 2 है, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि यहाँ से क्या होगी, हमारी कूलम्ब होगी, ऊपर 1 की तो कुछ नहीं होगी, Q1 की क्या होगी, कूलम्ब होगी। दूसरे वाले क्यू की क्या होगी, सी होगी। 4 पाई की कुछ नहीं, इसकी होगी न्यूटन, और इसकी कितनी होगी, मीटर स्क्वायर। तो ये बड़ी बेहतरीन सी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, बड़ी गजब सी एक हमारे पास ये इसकी यूनिट आ जाती है। क्लियर ये वाली बात, आई होप सभी को क्लियर होगी होगी ये कहानी है, ठीक है। ये बड़ी बेहतरीन सी इंपॉर्टेंट बात थी ये, ठीक है। अब मैं इसके आपको डायमेंशन निकाल कर दिखाता हूँ बहुत अच्छे से तरीके से। डायमेंशन यानी कि इसकी विमा निकाल कर दिखाता हूँ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है डायमेंशन का, एफ इजिकल टू, वो ये उठा लो 1/4 पाई एप्सल नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। एप्सल नोट इधर चला जाएगा, यही बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाला ही तरीका जो बब्बा बता कर गए हमें, बाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। बड़े बुड्ढों की जितनी बात मानोगे मजे में रहोगे। Q1 Q2, अब ये तो आपका Q1 की अगर फॉर्मेट देख लगो, मैं आपको बता कर आया था, क्यू की जगह 80 रख दो यहाँ पे,
80 एक वाले क्यू की रखा, दूसरे वाले की जगह भी 80 रखेंगे। और फोर्स जो है भैया, 4F कुछ का कोई मतलब नहीं, जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट होगी हमारी, जो डायमेंशन होती है MLT-2। कंपनी की ये याद होगी तुम्हें। जिसे ना याद है अपने नाम भूल जाओ, इस डायमेंशन को याद कर जाओ। ठीक है भैया। एफ की क्या रहेगी, MLT-2। और आर की हमारी एल, यानी कि ये इसका स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करोगे आप देखोगे ऊपर क्या बनना है, A2 T2, और अपना ये कंपनी का क्या बनना है, ML3T-2। बहुत बढ़िया। अब इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे कहानी को, तो आप पाओगे M गया ऊपर, M-1, और L कितना गया, L-3 गया होगा, और T4 बना होगा, और A2 बना होगा। ये हमारी डायमेंशन होगी। अच्छा, एक फर्जी आपको यूनिट भी बताता हूँ इसकी। M बोले तो किलोग्राम -1, मीटर -3, सेकेंड 4, एम्पियर 2, एम्पियर 2। ये वाली आपको सारी बातें क्लियर होगी हो, तो एक बार कमेंट करके बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए भैया। जल्दी जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी। चलो जी, एप्सल नोट की अभी वैल्यू और रह रही है। एप्सल नोट का मान और निकाल लो, एप्सल नोट की वैल्यू और निकाल लो। ठीक है भैया। तो जल्दी जल्दी से निकाल लो सभी। F = 1/4 पाई एप्सल नोट। भैया इससे काम ना चले। मान लो ये फॉर्मूला, चलो मैंने लिख भी दिया, 4 पाई एप्सल नोट Q1 Q2/R²। यहाँ से काम नहीं चलेगा इस फॉर्मूले से, बस इसमें से इसे उठाना पड़ेगा कि भैया चल तू थोड़ा सा हमारा काम करवा। तो 4 पाई एप्सल नोट, और इसकी वैल्यू याद रखना, 9 × 10⁹ बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत समस्या नहीं। जैसे ही आप इसे एप्स उल्टा करोगे तो 4 पाई एप्सल नोट, और ये उल्टा होकर हमारे पास 9 × 10⁹ आ जाएगा। ये ड्रामा सब भेज दो इसके डिवाइड में। ठीक है जी। 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 4 पाई। थोड़ा सा और दिखा दो। बाकी गुना भाग को आपको क्या करना है, थोड़ा सा रफ कॉपी पर, न्यूटन वाली। और एप्सल नोट इज इक्वल टू, जब इसे पूरे को सिंप्लीफाई करोगे, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अब एप्सल नोट की जो पीछे यूनिट थी आप वो यूज कर सकते हैं। न्यूटन क्या था हमारी, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वाली, ये बेहतरीन सी आपकी एप्सल नोट के बारे में आ जाएगी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी और दूं नोट पॉइंट में आपको, अच्छे तरीके से इस बात को याद रखना। नोट पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, जब आप दो मैग्नेट लेते हो,
जब आप भैया दो मैग्नेट लेते हो, एक मैग्नेट ये इस हाथ में ले ली, एक मैग्नेट ये वाली इस हाथ में, अभी बीच में कुछ नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, या मतलब नॉर्मली आप ले रहे हो, बीच में कुछ नहीं है। बस आप एक बार ऐसे महसूस करोगे कि मतलब अट्रैक्शन या रेपल्सन फोर्स लग रहा है। अब एक बार एक काम करेंगे, आपके एक मित्र ने बीच में कुछ सामान रख दिया, कुछ आइटम रख दिया, कुछ चीज रख दी, गत्ता रख दिया। अब आप देखोगे कि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स, या लकड़ी का गुटका रख दिया, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। यानी कि बीच में यदि कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा जाता है तो फोर्स की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये वाली बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब है इसको, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घट जाता है। यानी कि अगर बीच में के, मान लो एक ये नोट पॉइंट में याद रखना, मान लो ये किसी तरीके से हमारा चार्ज है, मान लो क्यू है, Q1, और ये वाला एक चार्ज है Q2, ठीक है जी। तो इनके बीच में मान लो कुछ अगर डाइलेक्ट्रिक रख दिया, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया आपने, ये के रख दिया, मान लो के रख दिया, तो पता क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू घट जाएगी। और एग्जाम में नोट पॉइंट में पूछ ले आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भैया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, याद रखना। वैद्युत बल की वैल्यू कैसी हो जाती है, बल की वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर होगी ये वाली कहानी। अब आगे बढ़ो। देखो यहाँ से एक बेहतरीन सा फॉर्मूला बताता हूँ आपको। जब यहाँ पर कुछ नहीं रखा हो बीच में, एक यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, अब कुछ नहीं है, वैक्यूम है बीच में, वैक्यूम है, तो फॉर्मूला बनेगा F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। क्लियर होगी ये वाली बात। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इनके बीच में दूसरी कंडीशन में, ये Q1 और Q2 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है जी, के रख दिया, तो फोर्स जो है, फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, एफ एम इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r², r²। इसे इक्वेशन नंबर पहली कह देंगे और इसे इक्वेशन नंबर दूसरी कह देंगे। और हम क्या काम करेंगे, इनका आपस में लठ बजवा देंगे, है ना। क्या करेंगे, लठ बजवा देंगे, यानी कि एफ अपॉन एफ हम कर दिया। और देखेंगे यहाँ गदर मचेगी थोड़ी सी, जल्दी जल्दी से देखो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। यो बिल्कुल ऐसा का शुद्ध खत्म हो रहा होगा, ठीक है भैया। और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अंदर के अंदर बाहर के बाहर मल्टीप्लाई करके देख लियो। तो F/F जो बना होगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से पूरा का पूरा ये डिलीट हो गया होगा, तो आप पाओगे F/F की वैल्यू यहाँ से आ गई के। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, इस फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, ठीक है। जल्दी जल्दी से फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को भी। तो एक बेहतरीन सा ताजा सा फॉर्मूला दिखाई दे गया होगा आपको। फॉर्मूला दिखाई दे गया होगा आप सभी को, यानी कि नॉर्मल फॉर्मेट में। ठीक है, एक फॉर्मूला और लिख लो, एक फॉर्मूला और बेहतरीन सा, एप्सल अपॉन एप्सल नॉट इजिकल टू के। ये फॉर्मूला भी लिख लो भैया, एप्सल अपॉन एप्सल नॉट इजिकल टू के, ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो। यहाँ पे यानी कि डायरेक्ट वैल्यू उठा करेंगे इन दोनों को, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं आने की। क्लियर यहाँ तक की कहानी। चलो, अब ये तो एप्सल नोट से रिलेटेड काम था, लेकिन मैं आपको क्या बताने वाला था, कूलॉम्स लॉ के बारे में बातचीत चल रही थी। कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्मेट देख लेते हैं, वेक्टर
वेक्टर फॉर्म। तो एफ नॉर्मल फॉर्मेट अगर देखा लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्मेट ले लो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। बस यहाँ पे आर कैप लगा दियो। अगर फॉर्मेट में बनना हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो कई कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², R21 कैप, इस तरीके से फॉर्मेट दिखाई देगा। तो कोई सा भी लिख दिए हो, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत समस्या ना है। ठीक है, चलो एक बात और मैं आपको बता दूं, कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशन है, कहाँ तक के लिए काम करेगा। लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं, इन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझना भैया। कूलम्ब्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस है, सीमाएं है, कहाँ तक ये काम करेगा। तो कूलम्ब लॉ जो है पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए अच्छा काम करता है। वेरीफाई फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल। अब ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल नाम की कौन सी चीज है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल, इसे बोलते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश, अगर इसका जन्म ना हुआ होता तो बहुत सारी कहानी, ना तो गॉस लॉ में आपको न्यूमेरिकल समझ में आने के, ना उनके डेरिवेशन फॉर्मेट समझ में आने के। तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए वो सत्य होता है वेरीफाई फॉर, वेरीफाई फॉर। ठीक है, यानी कि क्यू प्लस क्यू नोट से ज्यादातर 99% केस में प्लस क्यू नोट लेते हैं पॉइंट चार्ज पार्टिकल को, यानी कि टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं। अब टेस्ट चार्ज ऐसा मान के चलो कि ये अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी। बिंदु है तो बिंदु है, काम खत्म। ठीक है जी। दूसरी मैं बात बता दूं, जो कूलम्ब्स लॉ होता है, जितने भी हमारी छोटी से छोटी डिस्टेंस जो होती है 10⁻⁻15 मीटर तक की डिस्टेंस तक के लिए भी, यानी कि ये एक तरीके से कैसी है, न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनके लिए भी ये काम करता है। यानी कि 10⁻⁻15 मीटर तक की डिस्टेंस के लिए भी ये काम करेगा, डिस्टेंस के लिए भी ये काम करेगा। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बातें, आई होप समझ गए होगे। चलो जी, अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मैंने आपका क्या लिखवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान से समझेंगे भैया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसे, वैद्युत क्षेत्र। अच्छा एक बात बताओ भैया, सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, सबके अपने अपने घर के आसपास का जो एरिया होता है वो क्षेत्र होता है, जहाँ पे वो अपने ज्यादा वो दिखाता है दादागिरी, है ना। तो ऐसे ही मान लो कोई चार्ज है, सपोज करो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे या माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब कोई सा भी मैं एक काम करो, इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज ला कर रख दूं, तो ये वाला जो चार्ज है जो बाहर से ला कर रखा है, इस पी पॉइंट पे ला कर रखा तुमने, यो क्या करे, या तो अट्रैक्शन महसूस करे या रेपल्सन महसूस करे। तो इसके चारों ओर का ऐसा फील्ड, मान लो इस जगह रखूं तो यहाँ भी अट्रैक्शन या रेपल्सन महसूस करे, यहाँ पे रखूं तो यहाँ भी अट्रैक्शन या रेपल्सन महसूस करे, यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, तो एक फील्ड सा बन जाओगा। तो ऐसी एक फील्ड, इस फील्ड को ही हम क्या बोलते हैं, इस फील्ड को ही जहां पे कोई भी टेस्ट चार्ज लाकर रखने पे या तो अट्रैक्शन फील करे या रेपल्सन फील करे, यानी कि या तो आकर्षण महसूस करे या प्रतिकर्षण महसूस करे, ऐसे फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं आया। मान लो कोई चार्ज है मेरे पास में, आपने ऐसा मान के चलो मेरे पास एक मैग्नेट है या दो मैग्नेट है। अब कई मैग्नेट रखी हुई है, तो आप एक आलपिन लेकर आए या कोई भी मतलब छोटी सी चीज लेकर आए लोहे की, आप उसे टच रख रख कर देख रहे हो, जहां पे वो अट्रैक्शन या रेपल्सन महसूस करने लगा लोहे की चीज, ऐसे फील्ड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अब आप बिगो में रख दो जाकर इसे, यहाँ पे रख दो, तो अट्रैक्शन या रेपल्सन महसूस नहीं करेगा, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नहीं है। ठीक है जी, ये वाली बात क्लियर होगी। अब यहाँ से ही अगर मैं सपोज करो ये जो, अब यहाँ से एक कंसेप्ट समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड लाइंस का, इसे बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं भी बोल दो, क्षेत्र रेखाएं भी बोल दो, बल रेखाएं, या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी बोल देते हैं ना।
अब ध्यान से समझियो मेरी बात को भैया। ये वाला, अगर ये वाला चार्ज जो मैंने यहाँ लाकर रखा है, अगर ये फ्री है, अगर ये फ्री है मूवमेंट करने के लिए, तो ये या तो आगे न चलेगा या ये पीछे न चलेगा। तो एक कर्व फॉर्मेट में बनाएगा, एक क्या बनाएगा, एक कर्व फॉर्मेट, वक्र टाइप का बनाएगा, आगे या पीछे। ठीक है। तो इन्हीं इमेज, मान लो जब ये चलेगा, ऐसा मान के चलो आप रेत पे चल रहे हो, या तो आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, तो पैरों के निशान तो बनाओगे। तो ऐसे ही ये प्लस क्यू नोट चार्ज जो है, अट्रैक्शन या रेपल्सन के कारण अपने पैरों के निशान बनाता है, जो कर्व फॉर्मेट में होते हैं। और ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, मतलब एक तरीके से काल्पनिक है, ऐसा मान कर चलते हैं हम। ठीक है। तो जैसे हमने मान लो रेत पे किसी के निशान देखे, तो मान लो कोई जानवर गया और नो जी भूत के निशान है यानी भूत के पैर है। तो इस तरीके से, तो ऐसे ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। मान लो ये प्लस क्यू नोट चार्ज जो है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे ये फ्री मूव कर रहा है। और ये फ्री मूव करते वक्त कैसा फॉर्मेट कर रहा है, यहाँ पर कर्व कर्व दिखा रहा है, मतलब इसका जो पाथ है वो कैसा कर्व है, वक्र फॉर्मेट में है। तो इस वाले उसको ही हम क्या बोलते हैं, जो वो इमेजिनरी पाथ जो बनता है कर्व में, जो वो पाथ बनता है, इमेजिनरी पथ जो बनता है, इमेजिनरी जो पथ बनता है, काल्पनिक जो बात हो रही है, काल्पनिक पथ जो बनना है, इसे ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। क्लियर हो गई ये वाली कंसेप्ट? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। चलो अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी बेहतरीन तरीके से। तो हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 4 की 4 भी पूछ ले जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड लाइंस। वैद्युत वैद्युत बल रेखाओं के गुण गुण थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 4 गुण होते हैं, उनमें से 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। पहला, केस फर्स्ट। ये केस बड़े खतरनाक है। अगर सपोज करो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज रखा है बीच में, वाले प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे लाकर प्लस क्यू नोट चार्ज रख दिया। हमेशा टेस्ट चार्ज ही चेक कर करूँ मैं। अब मैंने लाकर रख दिया, ये प्लस है ये प्लस है, तो दूर हटेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इसे दूर हटाएंगे। मान लो इस जगह भी रखते तो जब भी दूर हटता, इस जगह रखते तो जब भी दूर हटता, ठीक है, इस जगह रखते तो जब भी दूर हटता। तो यहाँ से कंसेप्ट बना कि अगर चार्ज बीच में प्लस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ ना होगी। कैसी होगी? आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड, ड्यू टू प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ। केस सेकंड, केस सेकंड। अब की बार भैया आपने माइनस क्यू रखा, और यहाँ पे इस पॉइंट पर रख कर देखा प्लस क्यू नोट, तो भैया ये प्लस है ये माइनस है, ये अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ ना। यहाँ पर रख कर देखा तो इसे भी अंदर की तरफ ना, यहाँ पर रख कर देखा इसे भी अंदर की तरफ ना, यहाँ पर रख कर देखा इसे भी अंदर की तरफ ना। तो यानी कि माइनस के कारण ये क्या करेगा, अंदर की तरफ ना, इनवर्ड केस है ये दूसरी प्रॉपर्टी है, अंदर की तरफ ना। और केस थर्ड क्या है हमारा, कि जब इन्हें दोनों को एक जगह रख दिया, एक को प्लस क्यू को रख दिया और एक को किसको रख दिया, माइनस क्यू को रख दिया, तो प्लस में से निकल कर आप देख रहे हो प्लस से तो बाहर की तरफ न जा रही होगी, और माइनस क्यू वाले में एंट्री कर रही होगी, कुछ इस प्रकार से। और ये एक विशेष बात बता दूं, जो आपकी चौथी लाइन वो बनने वाली है इनकी प्रॉपर्टी, ये आपस में कभी भी कट नहीं करती, यानी कि इनकी डायरेक्शन यहाँ से प्लस से लेकर माइनस की तरफ न जा रही है। 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, यानी कि तीसरे वाले में प्लस से निकल के माइनस की तरफ नहीं ये एंट्री ले रहा होगा। तो चौथा आपको दिखा देता हूँ मैं, चौथे वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, चौथे वाली प्रॉपर्टी आपकी गजब इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट क्यों नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आपस में इंटरसेप्ट क्यों नहीं करती, डू नॉट इंटरसेप्ट्स टू ईच अदर, आपस में कट क्यों नहीं करती, आपस में वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं
आपस में क्यों नहीं काटती, आपस में क्यों नहीं काटते, क्यों नहीं काटती। ठीक है, तो इसका जवाब ये होगा कि वे आपस में अगर काटेंगी तो दो डायरेक्शन दिखाएंगी। मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, और ये यहाँ से ए की डायरेक्शन है, हमें पता था कि इनकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ नहीं थी, और गलती से ऐसा हो गया, मान लो रेड से दिखाए तो मान लो ऐसे जाकर इसने यहाँ पे एक दूसरे को कट कर दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे फिर कट करने के बाद ये आकर ऐसा आकर दूसरी इधर न हो जाएगी, इस तरीके से। तो आप देख रहोगे ये इधर न जा रहा है, ये इधर न आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जिस पॉइंट पे वो काटेगी और वहां पे हम टेंजेंट रख के देखेंगे तो वहां दो डायरेक्शन दिखाओगा। कैसे दिखाओगा, दो डायरेक्शन। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो सकती है, तो दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। दो दिशाएं प्रदर्शित करेगा जहां पे ये आपस में काटेंगी, दो दिशाएं दिखाओगा, और जो कि इम्पॉसिबल है, दो दिशाएं कभी भी नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इस वजह से ये आपस में कट नहीं करती। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट था, पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्यों नहीं काटती। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेप्ट इस वजह से नहीं करती क्योंकि ये जिस पॉइंट पे काटेंगे और वहां पे टेंजेंट खींच कर देखेंगे, स्पर्शी खींच कर देखेंगे, तो वहां दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, और दो डायरेक्शन होने से वहां पे क्या होगा, दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, केवल एक ही डायरेक्शन संभव है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। अब सबसे पहले अब हमारा एक लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कल चलेगा ये वाला टॉपिक। तो आज जो आपको मैंने आपको जितनी भी कहानी बताई, एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये जल्दी से बताओ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुए या नहीं हुए। ठीक है, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको मैं उसका सिस्टम बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको पीडीएफ मिलेगी। ऑल द बेस्ट सभी को।